आज का पहला आर्टिकल यूनेस्को के बारे में है। अमेरिका ने दोबारा से 5 साल करीब अप्रॉक्स 5 साल के बाद यूनेस्को में री एंट्री को अफर्मेशन दे दिया है। अमेरिका का कहना है कि हम यूनेस्को में फिर से मेंबरशिप लेंगे और इससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट हैं एजुकेशनल फील्ड में, कल्चरल फील्ड में और साइंटिफिक फील्ड में और सोशल और इथनिक चैलेंजेस में जो प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड में उसको सॉल्व करेंगे। मतलब अमेरिका एज अ डेवलप्ड वर्ल्ड के रूप में उभरना चाह रहा है और चाइना को सप्रेस करना चाह रहा है, क्योंकि चाइना की डोमिनेंस यूनेस्को में बढ़ती जा रही थी। तो हम यूनेस्को से रिलेटेड ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसे आज देखेंगे। यूनेस्को की फ़र्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। मैक्सिमम हेडक्वार्टर आपको स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और वॉशिंगटन डीसी यहाँ मिलेंगे। तो हेडक्वार्टर इसलिए याद रखना ज़रूरी है, कभी कभी यूपीएससी डायरेक्ट फैक्ट पूछ लेता है कि इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है और ये काम करती है, तो बताओ ये सही है या गलत। ऐसे अब ये देख लेते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है, जो स्टेबलाइज हुई थी 1945 में, जो कंट्रीब्यूट करती है पीस और सिक्योरिटी में, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करती है एजुकेशन में, साइंस में, कल्चर में, कम्युनिकेशन में और इंफॉर्मेशन में। ठीक है, यहाँ पर हम ये चीज़ देखना चाह रहे हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। जैसे यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी बॉडी हैं, आप उनमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे अगर आप ये नहीं जानेंगे कि ये कैसे कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आप देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो मेजर गोल होते हैं इंस्टीट्यूशन के, कि हम इसे अचीव करना है, अभी अचीव नहीं किए हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि अभी अचीव नहीं किए हैं और हम इस गोलों को अचीव करना चाहते हैं। तो देखना है कि ये इसका क्या मतलब होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अटेनिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, और इमर्जिंग सोशल और इथनिक चैलेंजेस को इम्प्रूव करना, उसमें जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। जैसे यूनेस्को इथनिक चैलेंजेस क्या है? मणिपुर में इथनिक चैलेंजेस है। इथनिक चैलेंजेस क्या होते हैं? इथनिक चैलेंजेस होते हैं एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को लैंग्वेज बेस पे, कल्चर बेस पे डिफरेंस करती है, तो इथनिक चैलेंजेस होते हैं। जैसे कुकी और मिती आपस में लड़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंट रिलीजियन के लोग हैं, मगर रिलीजियस ये वॉर नहीं है, वॉर तो नहीं कहना चाहिए, कन्फ्लिक्ट है किसी कंट्री में, तो उस कन्फ्लिक्ट में मितीज और कुकी आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, मेंबरशिप देख लेते हैं। 194 कंट्रीज मेंबर है और 11 एसोसिएट मेंबर है। आगे कंपोजिशन सेक्रेटेरिएट, इसका सेक्रेटेरिएट हेडेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा। अवार्ड कौन कौन से होते हैं? अवार्ड में होता है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है। अलग और अवार्ड है यूनेस्को फ्लेक्स प्राइज करके है, जो लिविंग इंडिविजुअल एक्टिव जो प्रमोटर पीस, मतलब फेलिक्स अवार्ड जो दिया जाता है वो पीस के लिए दिया जाता है। ये चीज़ हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो अब मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये मेंबर है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, मतलब यूनेस्को खुद मेंबर है एक यूनाइटेड नेशन बॉडी का, और जो यूनेस्को के मेंबर हैं वो मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन के। जैसे कुक आइलैंड, अभी हमने 2-3 दिन पहले कुक आइलैंड की लोकेशन देखी थी कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पाया जाता है और ये कोरल रीफ से बना हुआ आइलैंड है। इस पर क्वेश्चन भी हमने किया था, ठीक है। और न्यू और पैलेस्टाइन यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। हेडक्वार्टर आपको याद हो जाएगा खुद ब खुद, कब स्टेबलाइज हुआ, कैसी बॉडी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब याद हो जाएगा, मगर ये चीज़ आपको याद नहीं होगी। तो इसको गौर देना है और इसका शॉर्ट फॉर्म बनाना है, ठीक है। अब जो लोग यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं बट
यूनेस्को के मेंबर नहीं है। कौन कौन से? इज़राइल, देखो कितना इंपॉर्टेंट नाम है। इज़राइल तो डेली न्यूज़ में रहता है ड्यू टू पैलेस्टाइन और इज़राइल कन्फ्लिक्ट। और अदर लिचेटेंस्टीन और यूनाइटेड स्टेट। अब यूनाइटेड स्टेट की यहाँ बात की गई तो हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट इसकी मेंबरशिप लेने वाला है। तो ये बहुत चर्चा में है, इसको आपको लर्न करना ही होगा। अगर आप इसको लर्न नहीं करोगे तो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पीसीएस लेवल पर, यूपीएससी लेवल पर ज़रूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा हमने यूनेस्को कब स्टेबलाइज्ड हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेक्रेटेरिएट का हेडेड कौन करता है। ठीक है, और अदर चीज़ें देखी कि कुछ लोग यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं बट यूनेस्को के मेंबर नहीं है, कुछ लोग यूनेस्को के मेंबर हैं बट यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी। अब देखते हैं यूएस एंड यूनेस्को के बीच में क्या डिफरेंस है। अब ये बात बताई गई है कि यूएस ने यूनेस्को को क्यों छोड़ा था। अब ये यहाँ पर जब ट्रंप का टाइम था तो ट्रंप के टाइम पे 2018 में यूनेस्को ने पैलेस्टाइन को मेंबरशिप दे दी थी। उसके बेसिस पर इन्होंने इस पर आरोप लगाए थे पार्शियलिटी के, फंडिंग में गड़बड़ी के, तो उसकी वजह से इसे यूएस ने छोड़ दिया था यूनेस्को को। ठीक है, धीरे धीरे 2013 में वोटिंग राइट भी इनके चले गए थे, नॉन पेमेंट ड्यूज थे, कुछ पेमेंट दे नहीं रहे थे तो उसकी वजह से वोटिंग राइट चले गए। ऐसा एक बार 1984 में हुआ था जब करप्शन और सोवियत यूनियन की तरफ टिल्टेशन का आरोप लगा था यूनेस्को पे, तब यूएस ने इसकी मेंबरशिप से पुल आउट कर लिया था। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब मेंस के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मगर मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे सॉफ्ट पावर यूएसए इसके जरिए बढ़ाना चाहता है, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को कम करना चाहता है और नए स्टैंडर्ड और नए रोल यूनेस्को के अंदर लाना चाहता है। तो ये आर्टिकल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आर्टिकल देख लेते हैं क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में। अब आपको यहाँ पर आश्चर्य होगा, जो चीता जो है वो ग्रास लैंड को पसंद करता है। आपने देखा होगा ईरान से जो चीता है और जो हमारा नामीबिया से जो चीता आया है, वहाँ पर उसने देखा होगा ग्रास लैंड को पसंद करता है, वो उसमें दौड़ना पसंद करता है। मगर क्लाउडेड लेपर्ड जो है वो ग्रास लैंड को इतना पसंद नहीं करता, वो ट्रीज़ में रहता है, सर्फ्स में रहता है। तो ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड जो नेपाल और मलेशिया इस रीजन में, एक सुंडा क्लाउडेड लेपर्ड है जो बोर्नियो और सुमात्रा आइलैंड है। सुमात्रा आइलैंड बहुत चर्चा में रहता है, इसको मैप में ज़रूर देखिएगा। वर्ल्ड जो मैप होता है एटलस, उसमें बोर्नियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है और ये सुमात्रा भी इंडोनेशिया का पार्ट है। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से मलक्का स्ट्रेट जाती है। कौन सी स्ट्रेट जाती है? मलक्का स्ट्रेट जाती है। इस पर चाइना का इन्फ्लुएंस रहता है, इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट रहते हैं क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के बगल में हमारे अंडमान एंड निकोबार है, जैसा कि मैंने कल अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल के बारे में बताया था। ये क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन रही। अब ये मेनलैंड क्लाउडेड लेपर्ड को एज अ वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया IUCN की, और इसका हाई रिस्क है एक्सटिंक्शन का क्योंकि डिफॉरेस्टेशन और पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए इसमें हाई रिस्क है। और हमारे इंडिया में डैम्पा टाइगर रिजर्व है जो वन ऑफ द हाईएस्ट क्लाउडेड लेपर्ड के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाउडेड लेपर्ड की पॉपुलेशन है। नेक्स्ट टॉक अबाउट क्लाउडेड लेपर्ड पैटर्न। आपको ये जान लेना चाहिए इसका नाम क्लाउडेड लेपर्ड क्यों पड़ा, मगर इसमें पैटर्न देखेंगे आप, ये पैटर्न देखो, इसके क्लाउड की तरह पैटर्न है तो इसलिए इसे क्लाउडेड लेपर्ड कहा जाता है। ठीक है, अब ये हमने देखा ही था ये कि IUCN में वल्नरेबल है और स्टेट एनिमल है मेघालय का। आप ये देखिए संघाई डीर को जब आप देखेंगे तो वो स्टेट एनिमल है मणिपुर की, और ये जब देखेंगे क्लाउडेड लेपर्ड को, ये स्टेट एनिमल है मेघालय का। इसको ऐड किया गया है रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब इसको रिसर्च और इसके कंजर्वेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इसको
क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के रिकवरी प्रोग्राम में रखा गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। जैसा कि मैंने ये चीज़ बताई थी, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउडेड लेपर्ड की ये चीज़ कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर आएगी कि चीता जो है ग्रास लैंड को पसंद करता है, छोटी छोटी ग्रास लैंड होती है, जबकि क्लाउडेड लेपर्ड ग्रास लैंड में भी रह सकता है, श्रब में भी रहता है, सब ट्रॉपिकल और डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात की है इसने, देखो डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जिसकी हाइट 7000 फीट तक होती है, वहाँ पर ये रहता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्लाउडेड लेपर्ड को किस जगह प्रेजेंस होना बहुत अच्छा लगता है। डेंस फॉरेस्ट में, हाई रेनफॉल, हार्ड टेरेन, लो ह्यूमन प्रेजेंस, ठीक है। अब दंपा टाइगर रिजर्व के बारे में हमने जाना था। डंपा टाइगर रिजर्व जो है वो मिजोरम में है और जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाया गया था, ठीक है। अगला आर्टिकल मणिपुर से रिलेटेड है। डेली हम मणिपुर का क्राइसिस डिस्कस कर रहे हैं। रिसेंटली एक क्राइसिस इमर्ज होकर आया है जिसमें कुकी और मिती के दो लोग और 2-3 लोग फिर से किल्ड कर दिए गए, एक दूसरे के द्वारा मार दिए गए। तो हमारे लिए मणिपुर की ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस बहुत है कि मणिपुर कैसे म्यांमार से मिलता है, मणिपुर की राजधानी क्या है, आसाम से बॉर्डर कहाँ लगाता है, टेरेन इसका कैसा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप मणिपुर का डेली यही क्राइसिस पढ़ेंगे, प्रीलिम्स में नहीं काम आएगा। प्रीलिम्स में काम आएगा मणिपुर में केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। ये ओनली ऐसा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वर्ल्ड में जो वाटर की बॉडीज़ के ऊपर है, ठीक है। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लिखना है, ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो लोकतत्व लेक के ऊपर है। लोकतत्व लेक की आपको मैं लोकेशन अभी दिखाऊंगा। और नेचुरल हैबिटेट इसमें संघाई का है, जिसे डांसिंग डीर भी कहा जाता है। यहाँ पर ये चीज़ जान लीजिए कि ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, लोकतत्व लेक के ऊपर है और इसमें नेचुरल हैबिटेट डांसिंग डीर संघाई है। आगे देखते हैं। अब संघाई क्या है, इसमें नेचुरल हैबिटेट है इसका, ठीक है, जैसे ब्रो एंटीलर डीर। आप ये मत सोचिए मैं ये नाम बार बार बदल बदल के क्यों ले रहा हूँ। यूपीएससी बहुत चालाक है, यूपीएससी संघाई नहीं पूछेगा, डांसिंग डीर नहीं पूछेगा, ब्रो एंटीलर डीर है, आंटलर डीर ये पूछेगा कि ये किस स्टेट का एनिमल है और इसकी IUCN में क्या स्टेटस है, ऐसे पूछेगा। आप नहीं बता पाओगे, 110% नहीं बताओगे, बंदा भूल जाता है। इसीलिए रिवीजन, शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि संघाई कहाँ पाई जाती है। अब ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लोकतक लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और फुमडीज़ इसमें फ्लोट करती हैं। फुमडीज़ क्या होता है, जैसे ये वाटर है, वाटर के ऊपर हेट्रोजीनियस वेजिटेशन पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के ऐसे वेजिटेशन पाई जाती हैं। फुमडीज़ ऐसे बनी हुई होगी, फुमडीज़ ऐसे, इसके ऊपर ऐसे क्या कहते हैं, ग्रासेस होंगी या फिर सरप्स होंगे या ट्रीज़ होंगे छोटे छोटे। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। फुमडीज़ किसे बोलते हैं, सब चीज़ आपको पता होना चाहिए कि फुमडीज़ किसे बोलते हैं। लोकतक लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में मैं इसको 200% गारंटी लेता हूँ आएगी ही आएगी, क्योंकि मणिपुर का इशू बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो मणिपुर के वो जो इशू है उससे नहीं पूछेगा, वो उसके बैकग्राउंड से पूछेगा, उसके पीछे क्या चीज़ है, ये सब चीज़ बता। अब लोकतक लेक की हम लोकेशन देख लेते हैं। देखिए लोकतक लेक जो है एकदम बीचों बीच में है मणिपुर के। फुमडीज़ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, हेट्रोजीनियस मास ऑफ वेजिटेशन होता है। अब ब्रो आंटलर्ड डीर के बारे में जानते हैं, जिसे संघाई कहा जाता है और डांसिंग डीर कहा जाता है। आपको ये चीज़ रटना है और रटोगे कैसे, जब आप बार बार पढ़ोगे, ठीक है। अब इसका संघाई जो है स्टेट एनिमल है मणिपुर का। अब तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। जब मणिपुर का क्राइसिस इतना चल रहा है तो मणिपुर की बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए ना, कि मणिपुर में कौन सा स्टेट एनिमल है, मणिपुर का बॉर्डर किससे मिलता है, ये सब चीज़ें। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब ये विंटर पेट जब आती है तो ये डार्क रेडिश हो जाता है और जब समर आती है तो मच लाइटर हो जाता है शेड इसका, ठीक है। अब नेटिव ये है कंबोडिया का, चाइना का, इंडिया का, लाओस और म्यांमार, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ में ये पाया जाता है। मगर इंडिया में केवल ये मणिपुर के लोकतक लेक
केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में मिलता है। ठीक है, ग्रास को कंज्यूम करता है। आजकल यूपीएससी ये बहुत पूछ रहा है, कोई एनिमल पकड़ लेगा और उससे पूछेगा ये बताओ रात में जगने वाला जानवर है या दिन में जगने वाला जानवर है, ये ग्रासेस है खाता है या कार्निवोर्स है या वेजिटेशन खाता है। ये सब चीज़ें यूपीएससी के द्वारा पूछी जाती हैं। आपको ये चीज़ें बहुत बेकार लगती होंगी, मगर मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप ये मत सोचिए इसमें से फालतू की कोई चीज़ डिस्कस की जा रही है। आगे देखते हैं, जो संघाई है उसका यूनाइटेड वो IUCN में स्टेटस जो है वो इंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पूरा डिस्कस करेंगे। है हमारा इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है, जिससे वाइल्ड लाइफ में हमारे बहुत सारा कंजर्वेशन हुआ और बहुत सारे सुधार हुए। अब आप संघाई की फ़ोटो देख लीजिए। जब आप किसी नेशनल पार्क में जाएंगे तो आपको बहुत सारी डीर्स दिखेंगी, जिसमें से संघाई डीर होगी और अदर टाइप की डीर हैं, बहुत सारी डीरें आपको दिखेंगी। और यूपीएससी ने इस ईयर 2022 में इस पर क्वेश्चन पूछा था, 2023 में सॉरी, कि डीर का पूछा था कि ये नॉक्चुरल है या डायurnal है। ठीक है, कि रात को जगती है या दिन को जगती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगा। अब चंद्रयान 3 फिर से चर्चा में है। चंद्रयान 3 के बारे में हमने आर्टिकल डिस्कस किया, वो मैं इसके डिस्कशन में अटैच कर दूंगा। मगर आप ये जान लीजिए चंद्रयान 3 जो है वो अचीव करने के लिए पहुंचने वाला है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। मतलब इसने अब लुनार का ऑर्बिट को पकड़ लिया है। लुनार के ऑर्बिट को, अर्थ से निकलकर अर्थ के ऑर्बिट को छोड़कर ये लुनार के ऑर्बिट में पहुंच गया है। तो एम्बार्किंग टू अचीव ए सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून, मतलब मून पे सॉफ्ट लैंडिंग पाने के लिए पहुंचने वाला है। और इंडिया ऐसा 4th कंट्री हो जाएगा, अब ये जानिए 4th कंट्री हो जाएगा आफ्टर यूनाइटेड स्टेट, रसिया एंड चाइना, अगर ये चीज़ अचीव कर लेता है। अब आगे देख लेते हैं हम इसमें क्या बताया गया है। जैसे इंडिया का ये 3rd लूनार मिशन है और इंडिया 2nd टाइम सॉफ्ट लैंडिंग अचीव कर रहा है। उससे अचीव करने फर्स्ट टाइम जब सॉफ्ट लैंडिंग अचीव कर रहा था तो इंडिया की प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके बाद हमारा ऑर्बिटर केवल बचा था और हमारा विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान, विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान जो है वो नहीं सक्सेसफुल हो पाया था। तो इसीलिए इसे 3rd मिशन कहा जा रहा है और 2nd अटेम्प्ट एट अचीविंग ए सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इसमें लैंडर जो है वो इंडिजीनियस बिल्ड है, प्रोपल्सन मॉड्यूल है और रोवर है। प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या होता है? किसी भी जब रॉकेट को जाता है तो उसके पीछे से थ्रस्ट की ज़रूरत होती है, वो थ्रस्ट उसे आगे मूव करने के लिए अग्रसर करता है, तो इसी को प्रोपल्सन कहा जाता है, इसी थ्रस्ट को प्रोपल्सन कहा जाता है, यही प्रोपल्सन मॉड्यूल। अब चंद्रयान 3 आप देख लीजिए कैसे ये जाएगा, कैसे अर्थ के ऑर्बिट में गया, फिर दूसरे ऑर्बिट में गया, फिर अर्थ का ऑर्बिट छोड़ा, फिर ये चंद्रयान के ऑर्बिट में गया, फिर लैंड होगा। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई। अब कुछ बेसिक्स प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं जो अक्सर यूपीएससी में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि लुनार में कौन से व्हीकल लॉन्चर का यूज़ हुआ है? GSLV, PSLV, LBM-3 और GSLV-M3। ठीक है, तो इसमें LBM-3 हुआ, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यूज़ हुआ, जो 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसमें फर्स्ट स्टेज जो है सॉलिड स्टेज है और 2nd और 3rd स्टेज लिक्विड स्टेज है। मैं यहाँ पर आपको बार बार चीज़ बता रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेज जो होती है किसी भी लॉन्च व्हीकल की वो सॉलिड होती है। इंडिया में अभी तक कोई भी ऐसा लॉन्च व्हीकल नहीं लॉन्च किया गया है जिसकी फर्स्ट स्टेज लिक्विड हो। लिक्विड स्टेज 2nd और 3rd होती है। इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत आपको लर्न करना है। और अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है चंद्रयान 3 का? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना। स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ मून, पहला। स्टेबलाइज परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट ऑन मून, अचीविंग ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनार सरफेस एंड कंडक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, रिट्रीव सैंपल फ्रॉम लूनार एंड ब्रिंग बैक ऑन अर्थ। मतलब आप ये देखिए, ये तो एटमॉस्फेयर का नहीं है, इसलिए परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट भी नहीं बताया गया और ये ब्रिंग बैक भी नहीं होगा।
ठीक है, ये तीसरा यहाँ पर सही है, अचीविंग ए सॉफ्ट लैंडिंग अभी हमने पढ़ा, प्रज्ञान रोवर निकलेगा उसमें से, विक्रम लैंडर में से, और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो ये हमारा सही हो जाता। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। 3 पॉइंट दिए गए हैं, आपको बताना है 3 में से कौन सा सही है। पहला, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड फॉर क्रिएटिंग ए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, ये स्टेचुटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आती है। थर्ड, प्रोजेक्ट टाइगर एडमिनिस्टर्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। अगर आपने क्वेश्चन ये कर लिया हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहला ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा नहीं बनी। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा स्टेचुटरी बॉडी है, एकदम राइट। अब देखो पहला गलत हो गया तो ये हमारे 2 3 कट गए, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा और तीसरा सही। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, आपको पता भी नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के ये हमारे द हिंदू और अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर से आर्टिकल थे। थैंक यू।